इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे गाउट्स डिजीज़ के बारे में, जिसको हम लोग गाउट्स अर्थराइटिस भी बोलते हैं। सो गाउट अर्थराइटिस जो होता है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके कॉजेज़, पैथोफिजियोलॉजी से लेकर इसके मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं गाउट डिजीज़ की डेफिनेशन से। गाउट इज़ अ पेनफुल फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। सो हमने अर्थराइटिस पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस को भी पढ़ा था। सो क्या होता है ना, गाउट जो होता है वो भी अर्थराइटिस का ही टाइप्स है, ठीक है। इट अकर्स व्हेन द बॉडी हैज़ एक्स्ट्रा यूरिक एसिड। अब जो गाउट डिजीज़ होती है, जो गाउट अर्थराइटिस जो होता है ना, वो कब होता है, जब हमारी बॉडी के पास जो यूरिक एसिड होता है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की जो मात्रा होती है, जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके चलते गाउट डिजीज़ देखने को मिलती है। शार्प क्रिस्टल्स में फॉर्म इन बिग टॉय, यानी कि जो भी हमारे जो फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं ना, या फिर जो हमारा थंब होता है, पैर वाला फुट का जो थंब होता है, वहाँ पर क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और अदर जॉइंट्स के अंदर भी। इसकी वजह से स्वेलिंग और पेन देखने को मिलता है जॉइंट्स के अंदर, फिंगर्स के और हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर आपको पेन और स्वेलिंग देखने को मिलती है। सो ये थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सो क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से गाउट अर्थराइटिस देखने को मिलता है। इट मेनली अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ शार्प निडल। सो बेसिकली तो क्या होता है ना, कि ये जो होता है शार्प निडल लाइक यूरिक एसिड जो होता है ना, यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स के अंदर जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मेनली बिग टॉय एंड नीज एंकल्स, यानी कि नीज के अंदर, एंकल्स के अंदर, एल्बो, रिस्ट और फिंगर्स, यहाँ पर जो जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसकी वजह से गाउट अर्थराइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइट। सो ईटिंग अ डाइट रिच इन प्रोटीन्स। सो अगर प्रोटीन रिच डाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर इंटेक करता है कोई भी पर्सन, या फिर प्यूरिन्स लाइक रेड मीट, अगर कोई भी पर्सन रेड मीट का बहुत ज़्यादा इंटेक करता है, या फिर सेलफिश, या फिर ड्रिंकिंग बेवरेजेस कंटेन फ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज का जो लेवल होता है, फ्रक्टोज कंटेनिंग बेवरेजेस का अगर ज़्यादा कंजप्शन करता है कोई भी पर्सन, तो उसकी वजह से जो यूरिक एसिड का जो मात्रा होती है ना वो ज़्यादा देखने को मिलती है ब्लड के अंदर, उसके चलते गाउट अर्थराइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल कंडीशन। सो कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जिनकी वजह से भी आपको गाउट अर्थराइटिस देखने को मिलता है। सर्टेन डिजीज में कंडीशन सच एज अनट्रीटेड हाई ब्लड डायबिटीज़। सो अगर कोई भी अनट्रीटेड ब्लड प्रेशर है, यानी कि ब्लड प्रेशर को अगर ट्रीट ना किया जाए, यानी कि इसके अलावा डायबिटीज़, ओबेसिटी, किडनी डिजीज़ या किडनी स्टोन में रिस्क ऑफ गाउट अर्थराइटिस। सो इन सारी मेडिकल कंडीशंस को अगर टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, तो इसके चलते गाउट अर्थराइटिस या गाउट डिजीज़ भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्टेन मेडिकेशंस, यानी कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती है, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको गाउट अर्थराइटिस देखने को मिलता है। जैसे कि एस्पिरिन, जो कि ब्लड थिनर मेडिकेशन होती है। इसके अलावा थियाज़ाइड डायूरेटिक्स, ठीक है। ECE इनहिबिटर्स, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो होती है ना हमारी मेडिकेशंस, उनकी वजह से, साथ में बीटा ब्लॉकर्स आल्सो इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल। सो ये सारी कुछ मेडिकेशंस होती है जिनकी वजह से जो यूरिक एसिड होता है उसका लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है ना, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है हमारे जॉइंट्स के अंदर, जैसे कि फिंगर्स के, एंकल्स के और एल्बो के। और उन फॉर्मेशन जो होता है ना क्रिस्टल्स का, उनकी वजह से आपको गाउट अर्थराइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉज है एज एंड जेंडर। सो बेसिकली जेंडर और एज भी इसके अंदर आते हैं। इट इज़ यूजुअली अकर बिटवीन 30 टू 50 ईयर्स एज। सो 30 से 50 साल की उम्र के अंदर सबसे ज़्यादा गाउट अर्थराइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वाइड, एंड अकर मोर इन मेल एज़ कम्पेयर टू फीमेल। सो बेसिकली मेल जो होते हैं ना हमारे पास, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है ये कंडीशन। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, रीसेंट ट्रॉमा और सर्जरी, यानी कि अगर फैमिली की कोई भी हिस्ट्री है गाउट अर्थराइटिस से रिलेटेड, तो आने वाली जनरेशन के अंदर भी ये डिजीज़ देखने को मिलती है। साथ में अगर कोई भी सर्जरी हुई है ना जॉइंट की, तो उसकी वजह से भी ये देखने को मिलती है। सो ये सारे हमारे पास कॉजेज़ थे गाउट डिजीज़ या गाउट अर्थराइटिस के, जिनकी वजह से ये डिजीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में।
सो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर क्या करेंगे ना, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स यानी कि पेशेंट को क्या फील होता है इस कंडीशन के अंदर। सबसे पहले तो इंटेंस पेन, यानी कि पेशेंट को अपने जॉइंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता है इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा टेंडरनेस। अब टेंडरनेस का मतलब क्या होता है कि जब हम टच करेंगे अफेक्टेड एरिया को जहाँ पर भी पेन हो रहा है, तो पेन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टेंडरनेस फील होता है। इसके अलावा रेडनेस, स्टिफनेस और स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी उस एरिया के अंदर, और हार्ड लम्प्स, टॉफी लम्प्स देखने को मिलेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, जो फॉर सपोज ये आपकी फिंगर है, ये आपका थंब वाला पोर्शन है, थंब वाला, तो यहाँ पर आपको एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन या ट्रॉफी लम्प देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप गूगल पे जाओगे, इमेज सर्च करोगे, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा प्रॉपरली। यहाँ पर तो मैं इमेज नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये जो डिजीज़ होती है वो प्रोसेस करती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है अकर होती है। सबसे पहले तो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है कॉजेस, ठीक है। जितने भी कॉजेस हमने ऊपर देखे थे, उन सारे कॉजेस की वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन बॉडी, बॉडी के अंदर एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इंक्रीज्ड यूरिक एसिड इन ब्लड, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की जो वैल्यू होती है, सॉरी जो लेवल होता है, वो इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, और बॉडी से जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन है यानी बाहर निकलना है, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से यूरिक एसिड जो है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा, यूरिक एसिड विथ सोडियम, और जब ये यूरिक एसिड ब्लड के अंदर जो सोडियम होता है ना, उससे मिलेगा, तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा ना, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये जॉइंट्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कि जमा हो जाएंगे, और गाउट अर्थराइटिस के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। इस तरीके से जो पूरी डिजीज़ है वो प्रोसेस करती है, फैलती है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनकी वजह से हम लोग इस कंडीशन को डिटेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो ये विजिबल होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रॉफी देखने को मिलती है, ठीक है, जो स्वेलिंग आ जाती है हमारे जॉइंट्स के अंदर, तो वैसे तो ये विजिबल कंडीशन है। इसके अलावा हिस्ट्री कलेक्शन यहाँ पर किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिजिकली एग्जामिन किया जाता है हमारे जॉइंट्स को। इसके अलावा जॉइंट फ्लूइड टेस्ट भी करवाया जाता है कुछ कंडीशंस के अंदर, मतलब परमानेंटली डिटेक्ट हो जाता है इससे कि ये कंडीशन गाउट अर्थराइटिस है या फिर कोई दूसरी। इसके अंदर क्या होता है, द डॉक्टर में यूज़ अ निडल, डॉक्टर जो होता है एक निडल का यूज़ करता है टू ड्रॉ फ्लूइड फ्रॉम द अफेक्टेड जॉइंट, और जो भी अफेक्टेड जॉइंट है ना, वहाँ से फ्लूइड जो होता है उसको ड्रेन करता है, यानी कि बाहर की तरफ ड्रेन कर लेता है। यूरेट क्रिस्टल्स में बी विजिबल। सो जो अगर हम लोग लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो जो हमारे पास फ्लूइड होता है उसके अंदर क्रिस्टल्स दिखते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो उससे जो है कंडीशन का पता लग जाता है कि ये जो कंडीशन है वो गाउट अर्थराइटिस की है, ठीक है। ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड, इस कंडीशन के अंदर ब्लड टेस्ट भी किया जाता है ताकि यूरिक एसिड का जो लेवल है वो नॉर्मल है ब्लड के अंदर या नहीं, ये पता लगाया जा सके। इसके अलावा सीटी स्कैन, एक्सरे और इमेजिंग टेस्ट यहाँ पर डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करते हैं। सो ये था हमारे पास डायग्नोसिस। लास्ट हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पर कौन सी मेडिकेशंस का यूज़ किया जाता है, कौन से ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग अगर ठीक करें तो ये कंडीशन इम्प्रूव देखने को मिलती है। तो सबसे पहले गाउट मेडिकेशंस आर अवेलेबल इन टू टाइप्स एंड फोकस ऑन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो जो गाउट मेडिकेशंस होती है ना, ये टू प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे, दीज मेडिकेशंस रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड पेन। अब जिन मेडिकेशंस की हम लोग बात करेंगे वो पेन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, ठीक है। एग्जाम्पल एनएसएड्स, जो एनएसएड्स होती है वो पेन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, जैसे कि आइबुप्रोफिन, नेप्रोजिन एंड इंडोमेथेसिन। सो ये हमारे पास कुछ मेडिकेशंस होती है जो कि एनएसएड्स की कैटेगरी के अंदर आती है। ये मेडिकेशंस क्या करती है, पेन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलकाइन ड्रग्स। कोलकाइन ड्रग्स क्या करती है, जो कि स्पेशली पेन को रिड्यूस करती है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस भी होती है, सच एज प्रेडनिसोन टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जो कि स्पेशली इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग को, सूजन को रिड्यूस करती है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ मेडिकेशंस के बारे में, जो कि है मेडिकेशंस रिड्यूस यूरिक एसिड इन ब्लड। सो बेसिकली अगर यूरिक एसिड अगर कम फॉर्म होगा ब्लड के अंदर, या फिर उसका जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा, तो उसके चलते क्या होगा ना, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो गाउट आर्थराइटिस भी नहीं होगा। तो कौन सी मेडिकेशंस होती है जो कि यूरिक एसिड के लेवल को बैलेंस करती है? एलोपिरिनॉल, ठीक है, और हमारे पास फेबुजोटेट, ठीक है। सो ये दो हमारे पास मेडिकेशंस होती है जो कि इस कंडीशन के अंदर यूरिक एसिड का लेवल रिड्यूस करती है। इसके अलावा कुछ प्रिवेंशंस होते हैं जो कि यहाँ पर किए जाते हैं, सच एज ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि प्रॉपर अमाउंट में वाटर इनटेक करना, रेगुलर एक्सरसाइज और रिड्यूस वेट। इसके अलावा लिमिट हाई प्यूरिन्स इनटेक, यानी कि आप अगर लिमिटेड प्रोटीन का इंटेक करोगे और अल्कोहल, मीट और सेल्फिश ग्रेवी ड्रिंक्स को अगर अवॉइड करोगे, जिनके अंदर फ्रक्टोज का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इनको अवॉइड करने से आपकी जो गाउट अर्थराइटिस की कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी जाकर ज्वाइन करना है। थैंक यू।